हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर जैसा कि आप बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, थंबनेल भी आपने देखा होगा। जब आप जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर सामान्य अध्ययन, चाहे आप जीके को लेकर के बात करें, चाहे आप करंट अफेयर्स को लेकर के बात करें या जनरल स्टडीज़, इन सभी को लेकर के यहाँ पर आपकी जो क्लासेस हैं वो मैं शुरू कर रहा हूँ। पूरी कोशिश रहेगी कि डेली आपको क्लासेस दी जाए। आप पेपर 1 की बात करते हो, जो प्राइमरी आपका कंपलसरी है, ऐसे में मतलब सभी के लिए कंपलसरी है आपका जूनियर एडेड की, जब आप सिलेबस की बात करते हैं। वही दूसरी तरफ जब आप बात करते हैं जीएस वाले सेक्शन को लेकर के, जो कि आपका एसएसटी पूरा दिया हुआ है, तो उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, और प्राइमरी के लिए भी आप ईवीएस एंड एसएसटी के तहत इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज किन किन प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में कि कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक होगा, मनी बिल होगा या नहीं होगा। आपके ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर बोलते हो आप इन्हें, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी आपकी एक कमेटी होती है, यानी कि जो संसदीय समिति है, पार्लियामेंट्री कमेटी बोलेंगे इसे। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने, आपको मैं बता दूं, कोई भी विधेयक आपका, यानी कि कोई भी बिल मनी बिल होगा या नहीं, इसका जो निर्णय लेता है वो लेता है जो है आपका लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए आएगा। थोड़ा सा और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। आपको मैं बता दूं, जब भी आप मनी बिल को लेकर के बात करते हैं, किस बिल के बारे में, जब भी आप मनी बिल के बारे में बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर यानी कि अनुच्छेद संख्या 110 में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। होता यह है कि हमेशा जब भी आप मनी बिल के बारे में बात करते हैं, धन विधेयक के बारे में, तो लोकसभा में आपका पेश किया जाता है। लोकसभा को हम लोअर हाउस, ध्यान दीजिएगा, यानी कि निम्न सदन भी कहते हैं। इसे हम प्रथम सदन के नाम से भी जानते हैं। दो चीजें हैं, एक प्रथम व निम्न सदन, ठीक है। निम्न सदन होता यह है, जैसे मैंने बोला कि लोअर हाउस है आपका, एल से लोअर है, तो एल से आपका क्या हो जाएगा, ऐसे में लोकसभा भी है, तो एल से आप याद रख सकते हो कि आपका लोअर हाउस होता है। वही जो राज्यसभा है वो आपका अपर हाउस में जो है वो माना जाता है, या इसे हम द्वितीय सदन के नाम से भी जानते हैं। तो मनी बिल की बात हो गई कि 110 नंबर अनुच्छेद में आपका इसके बारे में बात की गई है। लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में भी ये जो है जाता है पास होने के लिए। 14 दिन से ज़्यादा राज्यसभा इसको रोक करके नहीं रख सकती। विद इन 14 डेज उसको फिर से इसे लोकसभा को देना होता है, और अंतिम निर्णय जो है वो लोकसभा का ही होता है। तो आशा उम्मीद है कि एक क्वेश्चन में आपने काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ से समझ लिया होगा। बढ़ते हैं हम एक और दूसरे सवाल की तरफ। आपसे इन्होंने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, थोड़ा सा रुकिएगा। ओके, आपसे जो दूसरा सवाल ये पूछते हैं, ये इसमें कहते हैं, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है इन्होंने कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। ये स्टेटमेंट या विचार किसका था? दूसरे सवाल की अगर हम बात करें तो ये जो स्टेटमेंट या ये जो विचार है, महात्मा गांधी का दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू जी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का दिया हुआ है, या भीमराव अम्बेडकर जी का है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो है जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के बात करते हैं, संविधान सभा के बारे में, तो भीमराव अम्बेडकर जी वहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष माने जाते हैं। ये चीज़ भी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। और जो परमानेंट आपके थे, परमानेंट प्रेसिडेंट, यानी कि जब हम एक स्थायी अध्यक्ष को लेकर के बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आता है संविधान सभा से। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। आपसे तीसरा सवाल इन्होंने पूछा है, थर्ड क्वेश्चन, कि संवैधानिक सरकार का मतलब क्या है। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैं और जूम कर देता हूं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आए। जी हाँ, आपसे इन्होंने पूछा है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार होना, कानून के अनुसार सरकार का होना, लोकतांत्रिक सरकार, या फिर इनमें से सभी। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी सरकार की बात की है जो कि संविधान पर या वह संविधान के नियम कानूनों के आधार पर चल रही हो या चलती हो। तो जब हम तीसरे क्वेश्चन को लेकर के बात करते हैं, एक तो इन्होंने बोल दिया कि कानून के अनुसार जो लॉ है आपके यहाँ पर कंट्री में उसके हिसाब से चले, सरकार ऐसी हो जो लोकतंत्र यानी कि जनता के शासन को मान करके चले, और संविधान की जो भी शर्तें, नियम, कानून है उनको लेकर के चले। तो बिल्कुल सही है, आपके सारे ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होंगे, और आंसर आपका जो है यहाँ से डी देखने को मिलेगा। चौथे सवाल में क्या बोला है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। मतलब यहाँ पर जो बात की गई है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स को लेकर के बात की गई है। इसे हम राज्यसभा है हमारा जो है ये,
इसे हम उच्च सदन या द्वितीय सदन के नाम से भी जानते हैं। ये कहा गया कि कितने मेंबर्स को जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो मनोनीत करता है। 2 हैं, 10 हैं, 12 है और 15 है। 2 चीज़ें हैं आपकी जब हम बात करते हैं लोकसभा को लेकर के, ध्यान दीजिएगा। जब हम माफ़ी चाहेंगे LSI, जब हम बात करेंगे लोकसभा को लेकर के, तो ऐसे में जो मनोनयन की बात देखने को मिलती है, आप बोल देते हो कि वहाँ से 2 सदस्य जो है वो मनोनीत होकर के आते हैं। फिर एंग्लो इंडियन से वो भी अब खत्म हो चुका है ऐसे में। दूसरी चीज़ जो है, अगर हम राज्यसभा में कितने सदस्यों को के मनोनयन को लेकर के जब भी बात करते हैं, तो उसमें जो सदस्यों की संख्या है वो है 12। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से वो C आएगा। आशा उम्मीद है कि आपने भी यहाँ पर C ही को करेक्ट किया होगा। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जूनियर शिक्षक भर्ती में अगर आप सोच रहे हैं कि SST के बिना आपका काम हो जाए, तो पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है। सोशल स्टडीज़ आपका पूरा दिया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग सब कुछ दिया हुआ है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पेपर 2 में तो दिया ही हुआ है, बाकी जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। सीटेट और यूपीटेट पेपर 2 के लिए भी आपके क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही देखने को मिलते हैं। चलिए एक और सवाल की तरफ चलते हैं। 5 नंबर, इसमें कहा है कि कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इस सवाल पर कृषि है, एग्रीकल्चर, कानून व्यवस्था, नागरिकता की बात की है, सिटीजनशिप को लेकर के, और कहीं ना कहीं भूमि और राजस्व को लेकर के बात की है। आपको मैं बता दूं, जब भी आप बात करते हैं इन सूचियों को लेकर के जो आपके सामने इस समय लिखी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पर होता यह है, जब हम अनुसूची संख्या 7 की बात करते हैं, जी हाँ, शेड्यूल नंबर 7, संघ और राज्य के संबंधों के बारे में बहुत ध्यान दीजिएगा। संघ और राज्य के संबंधों के बारे में अनुसूची संख्या 7 में बात की गई है। अनुसूची संख्या जो 8 है वो लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, यानी कि जो आपकी भारतीय भाषाएं हैं, जो 22 भारतीय भाषाएं हैं, उनको लेकर के वो बात करता है। तो 7 में 3 प्रकार की, यानी कि अनुसूची संख्या 7 में 3 प्रकार की लिस्ट के बारे में या सूची के बारे में उल्लेख किया गया है। एक आपकी है यूनियन लिस्ट, जिसे हम केंद्र सूची बोलते हैं। दूसरी आपकी राज्य सूची है स्टेट लिस्ट, और तीसरी आपकी है कंकरेंट लिस्ट, जिसे हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। तो और यही जो सूचियां हैं ये केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को भी दर्शाती हैं। जैसे जब हम समवर्ती सूची के बारे में बात करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि समवर्ती सूची पर जो विषय बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र और राज्य दोनों का होता है, यानी दोनों ही आपसी सामंजस्य सहयोग से उस पर जो है कानून बना रहे होते हैं। वो बात अलग है कि जो फाइनल डिसीजन होता है वो जो केंद्र सरकार का है वो माना जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर बात होगी, अब इन्होंने पूछा है कि इनमें से राज्य सूची में कौन सी चीज़ शामिल हमारी नहीं होगी। आपको मैं बता दूं, जब भी आप सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं, नागरिकता के बारे में, ये हमारी जो है वो यूनियन लिस्ट का एक विषय है। किसका है? यूनियन लिस्ट का एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब समझते हैं, जैसे कानून व्यवस्था वाली बात, इस पर कौन काम करेगा, भूमि राजस्व पे कौन काम करेगा, कौन देखेगा इसके बारे में, कोई नया नियम कानून बनाना है तो कौन बनाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही चीज़ें रेलवे को लेकर के कहाँ पे बात होगी, जंगल है, फॉरेस्ट है, वो कहाँ पे आएगा, कौन केंद्र सरकार देखेगा या राज्य सरकार देखेगा। इन्हीं चीज़ों को हम जो है विषय बोल देते हैं, सब्जेक्ट बोल देते हैं। जो नागरिकता वाली जो बात है वो हमें यूनियन लिस्ट यानी कि सेंट्रल लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में या केंद्र सूची में देखने को मिलेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे 5 क्वेश्चंस हैं इसको बताने में मुझे जो है 2-4 मिनट लगता है ऐसे में, लेकिन एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, कई सारे क्वेश्चंस आसपास के आपको जो है वहाँ से क्लियर हो जाते हैं, तो वीडियो स्किप ना करिएगा बिल्कुल से। पास करना है, शिक्षक बनना है, मास्टर नहीं मास्टरमाइंड बनना है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो भी पूरे स्पष्टीकरण के साथ में। एक और सवाल दिया हुआ है यहाँ पे 6 नंबर का, आप देख पा रहे होंगे। इसमें इन्होंने आपसे कहा है कि किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को पदच्युत करने की, पदच्युत मतलब होता है कि पद से हटा देना। तो आपको मैं बता दूं, कदाचार मतलब आचार सही नहीं है, असमर्थता, वो असमर्थ है, संभाल नहीं पा रहे हैं, जो भी है चीज़ें, और उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया हुआ है, या राज्यपाल की पदच्युति के आधार पर संविधान में कोई भी उल्लेख इनके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल के लिए ऐसा कोई उल्लेख जो है वो नहीं मिलता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो डी यहाँ से देखने को मिलेगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या है आपका 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे कि राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या होती है। राज्य विधानसभा की बात की है। अभी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आपको थ्योरी वाली क्लासेस भी मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, रेड बेल आइकन के साथ में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट किए रहिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी।
उस पर आप उससे आप ज़रूर जुड़ जाएं। जिनको तैयारी करनी है जूनियर की, प्राइमरी की या जो भी आपके टीईटी परीक्षाएं हैं, वो अपना नाम और जिस किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं 8081743734 पर अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो भी हम आपको ऐड कर लेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। राज्य विधानसभा, यानी जब भी दोस्त हम बात करते हैं राज्य विधानसभा को हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, राज्य विधानमंडल यानी कि जब हम बात करते हैं विधानमंडल को लेकर के, तो विधानमंडल के भी 3 अंग मुख्यतः देखने को मिलते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हम एक केंद्र में संसद की बात करते हैं तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है। ऐसे राज्य में राज्य विधानमंडल के तहत राज्यसभा है आपकी, माफी चाहेंगे, विधानसभा है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक गवर्नर यानी कि आपका जो है राज्यपाल होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जाए यानी कि विधान परिषद की बात की जाए तो वो सारी स्टेट्स में आपको नहीं मिलती है, वो एक द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। बहुत अच्छा सा सवाल यहाँ पर आपसे दिया है, आपको मैं बता दूं जो मैक्सिमम संख्या है वो आपकी 500 हो सकती है। कितनी? 500। यूपी की बात की जाए तो 401 प्लस, आप 400 प्लस 1 या 401 आपको देखने को ऐसे में मिल जाएगा जब आप यूपी को लेकर के बात करते हैं। मतलब राज्य की विधानसभाओं में जो अधिकतम सदस्य संख्या मैक्सिमम जो आपके मेंबर्स हो सकते हैं वो 500 हो सकते हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में जो मैक्सिमम सदस्यों की संख्या है वो 552 है, राज्यसभा में 250 है। समझ रहे हो आप? ऐसे ही राज्य विधानसभा में 500 जो है वो मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या जो है वो देखने को मिलती है। एक और सवाल है आपके लिए, 8 नंबर में इन्होंने बोला है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। जी हाँ, यानी कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे कहा गया? बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको मैं बता दूं, जब आप बात करते हैं भारतीय संविधान को लेकर के तो भाग 3 में अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 35 तक में मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है। कुल मूल अधिकारों की जो संख्या है वो आपकी 6 है। ध्यान दीजिएगा, संपत्ति का अधिकार एक 7वां अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन अब वो हमारा 300A नंबर के अनुच्छेद में शामिल है, हमारे मौलिक अधिकारों में अब वो शामिल नहीं है। और वो मौलिक अधिकारों से हटा करके एक लीगल राइट यानी कि एक विधिक कानून भी बना दिया गया है। ये सारे सवाल पूछे गए हैं जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। आप अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ नोट करते जाएंगे तो एक बढ़िया सा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा और आप भौकाली तरीके से अपने आप को तैयार भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपसे अब इन्होंने ये कहा कि किसे संविधान का हृदय या फिर आत्मा जो है हम कहते हैं। आपको मैं बता दूं, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसके बारे में दोस्तों जो बात की गई है वो आर्टिकल नंबर 32 में बात की गई है, अनुच्छेद संख्या 32 में। ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर के लास्ट तक में, उन सभी का किसी का भी अगर हनन होता है, किसी का भी वायलेशन होता है, नुकसान होता है, तो हम यहाँ से मतलब ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल नंबर 32 एंड ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई सरकार देखिए हमारे जो अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बेस है हमारा अनुच्छेद संख्या 32, इसी को बेस मान करके और 5 याचिकाएं होती हैं। कितनी? 5 रिट्स होती हैं, उनके बेस पर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, चूंकि ये आधार है पूरे के पूरे मौलिक अधिकारों का। और यही कारण है कि संविधान के हृदय और आत्मा जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा अनुच्छेद संख्या 32 को बताया गया। एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप जान लीजिए, एक थे ठाकुरदास भार्गव जी। कौन? ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव जी ने भारतीय संविधान में जो अब प्रस्तावना की बात करते हो ना, प्रस्तावना को हम लोग क्या बोलते हैं? आमुख बोलते हैं, इसे हम प्रियम्बल भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट करके पढ़े होगे ना कि हम भारत के लोग ऐसे करके। तो जो प्रस्तावना है
ठाकुर दास भार्गव जी द्वारा प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा बताया गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन अक्सर जो आपसे पूछता है वो भीमराव अंबेडकर जी वाला पूछता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप जो बोलते हो, वाक मतलब बोलना होता है, और एक्सप्रेस करना, अपने आप को अभिव्यक्त करना, तो इसकी जो स्वतंत्रता है वो असीमित नहीं है। मतलब एक लिमिट है, देयर इज अ लिमिट। इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आखिर इस पर प्रतिबंध कब लगाया जा सकता है, ये चीज आपसे इन्होंने 9 नंबर सवाल में पूछी है। आप अगर राष्ट्र की एकता और अखंडता के पक्ष में गलत तरीके से पेश आते हैं तो इस पर आपको प्रतिबंध जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है। संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि, अगर आप अपने पार्लियामेंट या आप अपने जो कोर्ट हैं उनका अगर आप अवमानना करते हो, उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हो, तो भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाएगा या लगाया जा सकता है। और अगर लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार, जो भी लोक व्यवस्था है, पुलिस, पब्लिक, इनको लेकर के अगर आप हानि पहुंचाते हैं तो भी आप पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला जो प्रतिबंध है वो लगाया जा सकता है। और ये जो बात की गई है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दोस्तों ये बात की गई है अनुच्छेद संख्या 19(1) में। 19(1), 19(a), 19 का कुछ भी कह सकते हैं। उम्मीद आशा है कि बहुत अच्छी तरीके से आप एक एक चीज़ों को समझ रहे होंगे। आपका कोई भी सजेशन है मेरे लिए कि मुझे कुछ और तरीके से पढ़ाना चाहिए, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई आपका क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहाँ पे ज़रूर लिखिएगा। कोशिश रहेगी कि डेली आपको क्लासेस जो है वो दी जाए। एक अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल हमारा है वोट देने के अधिकार को लेकर के। कहते हैं कि वोटिंग राइट्स क्या है? सामाजिक अधिकार है आपका। जब हम व्यक्तिगत अधिकार को लेकर के बात करते हैं, एक संवैधानिक अधिकार करके बोला है, और आपसे कह रहे हैं ये विधिक अधिकार है। आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, जब भी हम वोटिंग राइट को लेकर के बात करेंगे, वोट देने का अधिकार पहले था 21 साल था, अभी 18 साल हो गया है ऐसे में 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद में। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो वोट करने का अधिकार है, पहली चीज़ तो ये कि जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, तो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्या है? मतलब हमारे भारतीय संविधान में जो वोटिंग राइट्स को लेकर के बात की गई है वो की गई है, जी हाँ, वो हमारे भारतीय संविधान में इसके बारे में वर्णन है अंडर आर्टिकल नंबर 326। तो 326 में वोटिंग राइट्स को लेकर के ये चीज़ बताई गई है, ये बात कही गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो वोटिंग राइट्स हैं वो हमारे संवैधानिक अधिकारों में हमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज इस वीडियो में 10 सवाल तक ही, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, 500+ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सीरीज़ में। पहली वीडियो थी, एक बार कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, औरों तक भी शेयर ज़रूर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ कहीं भी आप एक्टिव रहते हो, आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा। जिनको जुड़ना है तैयारी के लिए 8081743734 पर आप व्हाट्सएप करिएगा अपना नाम और जो भी आप जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं। और एक और बात, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल है, उससे भी ज़रूर जुड़ें। फेसबुक पेज भी इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के नाम से है, अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए उससे ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में जल्दी ही। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए।